बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रैक्टिकल सेंटर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन 2025 का मैं आपको सोल्यूशन करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 तक मैं आपको करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 आपको जो है लिंक उन वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 एंड 11। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी x की एक्सपोनेंट 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस ax प्लस b विल बी द परफेक्ट स्क्वायर। कह रहे हैं कि भाई a की और b की क्या वैल्यू होगी कि ये आपके पास एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमें a और b की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 5.3 से एक क्वेश्चन लाजमी सेक्शन बी में आपके पास आता है। तो हम यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि जो है वो एग्जाम्स में आप इसे अटैम्प्ट कर सकें इजीली। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं बुक में, वो इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 एंड 7 आई थिंक न्यू बुक में ऐड हुआ है, इसलिए मेरे पास जो है वो नोट्स में भी मौजूद नहीं है वेबसाइट की, और जो है वो यहाँ पर भी मौजूद नहीं होगा। तो ये आप बहुत अच्छे से करेंगे, यानी ये मेरे पास मैंने नहीं करवाया है पहले, ये मैं आपको फर्स्ट टाइम करवा रही हूँ। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, जो भी आपको एक्सप्रेशन गिवन है वो आपने जो है वो यहाँ पर इस तरह से डिवीजन बॉक्स बनाया है और इसके अंदर आपने यहाँ पर लिख लिया है। अब ना तो आपके पास यहाँ पर डिवाइजर गिवन होगा, ठीक है, ना ही दिया जाता है, ठीक है। तो आपने स्टार्टिंग किस तरह से लेनी होती है इन क्वेश्चंस की। तो स्टार्टिंग लेने के लिए आपके पास जो भी फर्स्ट टर्म है एक्सप्रेशन की, जो भी फर्स्ट टर्म है उसे आपने रूट में रखना है, ठीक है। इन क्वेश्चंस में रफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रफ वर्क नहीं करेंगे तो आप क्वेश्चन बआसानी सॉल्व नहीं कर सकेंगे। एक्स की एक्सपोनेंट 4, अब आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट आप में रखा है आपने, तो स्क्वायर के स्क्वायर में अगर आप ब्रेक करें तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो आपको जो भी नंबर आएगा आपने उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर के लिए जो भी आप कर रहे हैं जिस नंबर से भी उतना ही तक ही उसका टेबल पढ़ना है, यानी एक्स स्क्वायर का टेबल एक्स स्क्वायर तक पढ़ना है। एक्स स्क्वायर जा एक्स 4, साइन पॉजिटिव थी, पलटनी होती है नेगेटिव हो गई, ये हो गया कैंसिल आउट, ठीक। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। अब जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है उसको ऐड भी करना होता है, तो ये आपने ऐड कर लेना है। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड हुआ तो 1x स्क्वायर ये हो गए 2x स्क्वायर, ठीक। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, यानी आपने डिवीजन बॉक्स में रख के आपने अपना डिवाइजर फाइंड आउट कर लेना है कि क्या डिवाइजर होगा, ठीक। इसके बाद सेकंड स्टेप किस तरह से होगा, जो भी आपकी एक्सप्रेशन अब रिमेनिंग बची है वो आप उतार लीजिए नेक्स्ट स्टेप में। अब देखिए ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई एक्सप्रेशन की और ये यहाँ पर डिवाइजर है अभी। अब यहाँ पर आपने ऐसा क्या ऐड करना और किससे मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपको ये और ये नंबर बताएंगे किस तरह से कि जो एक्सप्रेशन में अब आपके पास पहला नंबर है आप उसे रफ कॉलम में ऊपर रखिए डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में, और जो डिवाइजर था उसको रखिए डिनोमिनेटर में। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 आ गया। स्क्वायर से 2 कैंसिल हो गई पावर्स, तो 1 बचा। तो आपने 2x से मल्टीप्लाई भी करना है और 2x को ऐड भी करना है। तो यहाँ पर हम कर लेंगे प्लस का 2x और यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई भी। अब ये पूरी जो है आपके पास दो टर्म्स जो है वो 2x से मल्टीप्लाई होंगी। तो 2 2 जा 4, एक्स स्क्वायर एक्स जा एक्स क्यूब प्लस 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 2 2 जा 4, एक्स एक्स जा एक्स स्क्वायर। अच्छा, आपको मुश्किल लगे इस पूरी दो टर्म्स का 2x से मल्टीप्लाई करना तो आप रफ में ऐसे कर सकते हैं, 2x लिखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x लिखिए। ये दोनों नंबर इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये आपने बाहर रखा, दोनों नंबर इसको अंदर रखा। 2 2 जा 4, एक्स एक्स स्क्वायर जा एक्स क्यूब प्लस 2 2 जा 4, एक्स एक्स जा एक्स स्क्वायर। आगे जो भी चीज़ वो आप यहाँ लिख दीजिए, इस तरह कर लें अगर आपको ईजी लग रहा है ऐसे करना, ठीक। अब साइन देखिए पॉजिटिव थी नेगेटिव हो गई, इसकी पॉजिटिव थी नेगेटिव हो गई। ये तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 4x क्यूब माइनस का 4x क्यूब, ठीक है। बट यहाँ पर जो है वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 10 में से 4 को माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, और यहाँ पर 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x ही ऐड होगा। तो ये 2x हो गया 4x, ये 2x स्क्वायर एज इट इज़ आ गया।
अब क्या ऐड करें, किससे मल्टीप्लाई करें, तो वो कैसे पता चलेगा? अगेन वही जो फर्स्ट अब जो एक्सप्रेशन बची है उसमें जो फर्स्ट टर्म है उसको आपने रखना है न्यूमरेटर में, फर्स्ट डिवाइजर को रखना है अपने डिनोमिनेटर में। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो सिर्फ आपने 3 को ऐड करना है और 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। अब ये पूरी जो 3 टर्म्स बन गई हैं ये डिवाइजर और ये तीनों 3 से मल्टीप्लाई होंगे, तो आप रफ कॉलम में कर लीजिए इसी तरह से जिस तरह मैंने बताया। 3 लिखिए, इसको मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से, 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर, 3 4 ज़ा 12x प्लस 3 3 ज़ा 9, ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई होके, तो 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, साइन चेंज कर दें। ठीक, अब आपके पास जो कैंसिल आउट हो रहे होंगे उन्हें कैंसिल आउट कर देंगे और जो रिमेनिंग बचेगा उससे हम b और a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए x के टर्म्स हैं, ठीक है, एड सब्ट्रैक्ट, अभी लेकिन a मौजूद है तो आपने क्या करना है, यहाँ से हमारे पास आ रहा है, अभी एड सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकती ना, तो हम लिखेंगे ax प्लस का है, माइनस का 12x है बच रहा, प्लस का b बच रहा है और माइनस का 9 बच रहा है। ठीक, अब आप जो है वो लाइक टर्म्स को जो है वो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आप ले लेंगे ax माइनस 12x इक्वल्स टू 0 और इसी तरह से b माइनस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन है, ठीक है, अंदर बचेगा a माइनस 12, x मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, a माइनस 12 बचा और ये माइनस का 12 दूसरी साइड जाके प्लस का 12, माइनस का 9 दूसरी साइड जाके प्लस का 9, a की वैल्यू आ गई 12, b की वैल्यू आ गई 9। ठीक, इस तरह से आपने फाइंड आउट करना है। हम यहाँ पर लिख देंगे कि hence a equals to 12 and b is equals to 9 should be placed to make given expression a perfect square। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, यहाँ पर 3 पार्ट्स मौजूद है क्वेश्चन नंबर 7 के और करके भी, ठीक है, तो वो भी हम सॉल्व करेंगे ताकि हम जो है वो क्वेश्चन 7 को कंप्लीट ही करें। अब क्वेश्चन 7 के और जो पार्ट गिवन है उसमें आपसे कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब फर्स्ट इसके 2 पार्ट्स गिवन है, फर्स्ट है y माइनस 2/5 इक्वल्स टू माइनस 1/3। ये क्वेश्चंस जो है वो 6.1 एक्सरसाइज से लिए गए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते नहीं हैं, बट फिर भी आप इनकी प्रैक्टिस करें क्योंकि ये जो है वो सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, इनमें सिंप्लीफिकेशन करनी होती है जस्ट, तो इसको इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे, क्वेश्चन है y माइनस 2/5 इक्वल्स टू माइनस 1/3। अब ये पूरा यहाँ पे y के साथ माइनस हो रहा है 2/5, तो वहाँ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस 1/3 प्लस 2/5। अब हम विद द हेल्प ऑफ एलसीएम सॉल्व करेंगे, तो 3 और 5, आपको पता है 3 5 ज़ा 15 होता है, तो 15 एलसीएम आ गया। अच्छा जी, यहाँ पर 3 5 ज़ा 15 हुआ है और 5 3 ज़ा हुआ है, तो यहाँ पर हमने 3 से किया है और यहाँ हमने 5 से किया है, तो 1 5 ज़ा 5 माइनस का, फिर प्लस 2 3 ज़ा 6, तो y इज इक्वल्स टू माइनस
प्लस माइनस हुआ, 6 में से 5 को माइनस किया, 1/15। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ से 1/15। तो हम सोल्यूशन लिखेंगे, हैं सोल्यूशन सेट इज 1/15। ये तो पार्ट 1 था सिंपल। पार्ट 2 भी सॉल्व करते हैं इसका। पार्ट नंबर 2 है 7x - 4/15 इक्वल्स टू 7x + 4/10। अब क्वेश्चन को एक दफ़ा लिख लेते हैं। सोल्यूशन के बाद 7x - 4/15 इक्वल्स टू 7x + 4/10। अब इस तरह के क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कि देखिए डिनोमिनेटर में जो भी नंबर्स मौजूद हैं, ठीक है, पहले तो आप उन्हें इजीली जो है वो क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं 10 को वहाँ ले जाते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। 10 वहाँ चला गया, 7x - 4/15 इक्वल्स टू 7x + 4। ठीक, अब देखिए 5 के टेबल में आ रहे हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो ये जो है वो हमारे पास क्वेश्चन बहुत सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। 2 रह गया यहाँ, 7x - 4, यहाँ पे रिमेनिंग बचा डिनोमिनेटर में 3, और यहाँ है 7x + 4। अब ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा। आप डायरेक्ट भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे, मगर यहाँ पर 10 था 15 था, तो 10 और 15 का टेबल पढ़ते। अभी आपका इतना सिंपल हो गया कि आप 2 और 3 का टेबल पढ़ेंगे और सॉल्व हो जाएगा। 2 7 ज़ा 14x - 2 4 ज़ा 8, 3 7 ज़ा 21x + 3 4 ज़ा 12। एक्स वाली टर्म्स एक तरफ करें, 14x - 21x, 12 माइनस का 8 इधर आके प्लस का 8। 21 में से प्लस माइनस माइनस होगा, 21 - 14 किया तो माइनस का 7x, और ये हो गया 20। माइनस का 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, डिनोमिनेटर में उस साइड जाके डिवाइड करेगा। x आ गया है 20/7। अभी डिनोमिनेटर की माइनस है तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू -20/7। आ गया हमारे पास x की वैल्यू। एंड सोल्यूशन सेट इज -20/7। ये तो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, और के साथ जो गिवन था। अब थर्ड और के साथ जो गिवन क्वेश्चन है वो है फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग equation and also verify the answer। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो रूट में मौजूद होते हैं, ठीक है, इनका अगर आप सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करें तो इसमें वेरिफिकेशन मस्ट होती है। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा, यहाँ तो आपसे कहा भी गया है। ठीक है, अगर आपसे फाइंड द सोल्यूशन सेट कहें खाली, ठीक है, और वेरीफाई ना कहें, तब भी आपने इस तरह के क्वेश्चन जो रूट में मौजूद हैं इनमें वेरिफिकेशन लाजमी करनी है। सोल्यूशन लिखेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 2x + 11 इक्वल है √3x + 7 के। दोनों साइड्स पर रूट की साइन मौजूद है। आप रूट की साइन को ख़त्म करेंगे तो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं।
रूट ख़त्म करने के लिए हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। आप कंप्लीट लिखिएगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर लिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया। यहाँ आ गया 2x प्लस 11 इक्वल आ गया 3x प्लस 7 के। x के टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। 3x यहाँ प्लस हो रहा था, यहाँ आके माइनस किया, प्लस का 11 है, वहाँ जाके माइनस का 11। 2 माइनस 3 किया, प्लस माइनस माइनस हुआ, ठीक है, 1 बचा, यानी 1x, और 1 लिखते नहीं है और साइन आएगी माइनस की क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। 11 माइनस 7 किया तो 4 बचा, और माइनस का क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल आ गया 4 के। अब आपको करनी है वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर 4 पुट करने पर अगर हमारी दोनों साइड्स इक्वल आती हैं तो ये जो वैल्यू है 4, ये आपके पास इस सोल्यूशन सेट, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट होगा, ठीक है। तो हम कर लेंगे वेरिफिकेशन और पुट कर देंगे x की जगह 4, वेरिफिकेशन करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 11, और यहाँ पर है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 7, 2 4 ज़ा 8 प्लस 11, 3 4 ज़ा 12 प्लस 7, यहाँ पे हो गया अंडर रूट में 19, यहाँ पे हो गया अंडर रूट में 19। दोनों साइड्स बराबर आ गई, वेरीफाइड, ठीक है, दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए, आ गई, तो ये जो है क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट है। हेंस सोल्यूशन सेट इज 4। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल ना आती तो ये सोल्यूशन सेट आपका नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से आपने वेरिफिकेशन के थ्रू अपने सोल्यूशन सेट को कंफर्म करना होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसके 3 हमारे पास और करके क्वेश्चंस गिवन थे, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, तीनों मैंने आपको करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास मौजूद है क्वेश्चन, फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपने सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास ये 6.2 से क्वेश्चन गिवन है और 6.2 में से कोई भी एक क्वेश्चन लाजमी जो है वो एग्जाम्स में आता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मॉड्यूलस के क्वेश्चन कहलाते हैं, साइन ऑफ मॉड्यूलस है। तो इन क्वेश्चन में आपने करना क्या होता है कि जो भी आपको गिवन हो चीज़ मॉड्यूलस के अंदर, उसको तो आप एक साइड रहने देते हैं, मगर जितनी भी चीज़ें मॉड्यूलस के बाहर हो उसी साइड पर, तो वो आप दूसरी तरफ लेकर जाएंगे पहले, फिर मॉड्यूलस की साइन ओपन होगी। यानी ये माइनस का 12 उधर जाके प्लस का 12 होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 2x माइनस, सॉरी माइनस है, -3/5 इक्वल्स टू 17। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूलस की साइन है और बाकी कुछ यहाँ पर मौजूद नहीं है एक्स्ट्रा। तो जब मॉड्यूलस की साइन रिमेनिंग रह जाए और उसके अंदर चीज़ें हों तो आपने मॉड्यूलस ओपन करना होता है। और मॉड्यूलस किस तरह ओपन करते हैं, आप लिखते हैं बाय डेफिनेशन 1 और बाय डेफिनेशन 2, यानी एक दफ़ा मॉड्यूलस की साइन प्लस में ओपन होगी और एक दफ़ा माइनस में। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस वी हैव, ठीक है। तो ये हो गया 2x माइनस 3/5 इक्वल्स टू प्लस 17 और 2x माइनस 3/5 इक्वल्स टू माइनस 17। एक दफ़ा प्लस की वैल्यू ओपन होगी, ठीक है, और एक दफ़ा मॉड्यूलस माइनस में ओपन होगा, ठीक है। 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, 2x माइनस 3 17 5 ज़ा 85, माइनस का 3 है, दूसरी साइड जाके प्लस का 3 हो जाएगा, 85 प्लस 3 88, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा,
x आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 44। इस साइड आ जाए तो इस साइड माइनस का 17 है, ठीक है। 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा 2x माइनस 3, 17 5 ज़ा 85, बट माइनस का 85, माइनस का 3 है, दूसरी साइड जाके प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, 85 में से 3 माइनस किया 82, माइनस का क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, अब 82 के नीचे जाके डिवाइड करेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -41। तो ये आ गई दो वैल्यूज, सोल्यूशन सेट आपका आ गया -41 एंड 44। यहाँ लिखेंगे hence solution set is -41 and 44। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके साथ और करके एक क्वेश्चन गिवन है, इसको भी साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड सॉल्यूशन सेट of the following inequality and represent on number line। आपने सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है इनइक्वालिटी का और नंबर लाइन पर जो है वो शो भी करना है। क्वेश्चन है y + 5/20 less than 25 - 4y/10 and y belongs to नेचुरल नंबर। यानी जो आपका आंसर आएगा ना y का, वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। अब नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसमें ज़ीरो नहीं आता इसमें, ठीक है, फ्रैक्शन में नंबर नहीं आते। तो इस तरह के अगर आपका आंसर आएगा तो वो आप सोल्यूशन सेट में मेंशन नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। y + 5/20 25 - 4y/10, ठीक है। अब देखिए यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, इसको हम वहाँ ले जाएंगे, y + 5 यहीं रहा, 20 वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर रहा है 25 - 4y/10 से, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, कैंसिल हो गया। यहाँ रिमेनिंग बचा y + 5 और यहाँ हो गया 2, मल्टीप्लाई हो रहा है 25 - 4y से, y + 5 एज इट इज़ रहा, 2 अंदर मल्टीप्लाई किया 2 25 ज़ा 50, -2 4 ज़ा 8y। अब y के टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा y + 8y और प्लस का 50 यहाँ आके प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से y + 8y 9y और 50 - 5 किया तो 45, 9 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, y इज़ लेस देन 5, y की वैल्यू जो है वो 5 से छोटी होंगी, ठीक है। और 5 से छोटी नेचुरल नंबर में आपको पता है 5 से छोटी मतलब 1 2 3 4, तो हम लिखेंगे solution set is hence solution set is, क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ओह जगह नहीं है, 3 आएगा एंड 4 आएगा, 1 2 3 4। और हम इसे रिप्रेजेंट करना चाहें इस तरह से 1 2 3 4, तो y such that y belongs to natural number and y is less than 5, हम इस तरह जो है वो बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। y such that y belongs to natural number के y नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और y लेस देन है 5 के।
और नंबर लाइन की जहाँ तक बात रही तो आपने एक नंबर लाइन बनानी है, ठीक है, यानी एक सिंपल लाइन बनानी है स्केल में जैसे होता है, ठीक है, बट यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर रख देते हैं हम 0, यहाँ रखते हैं -1, -2, -3, नेगेटिव वैल्यूज़ यहाँ रखते हैं +1, +2, +3, +4, +5, ठीक है। y 5 से छोटा है यानी 4 तक है तो आप यहाँ पे एक सर्किल बनाएंगे और 1 पे एक सर्किल बनाएंगे, क्योंकि अगर ये दोनों शामिल हैं तो आप इनको इस तरह से फिल कर देंगे और दोनों को मिला देंगे, यानी y ये क्या शो कर रहा है कि नंबर लाइन पे 1 2 3 4 आपका सोल्यूशन सेट है और 1 और 4 शामिल हैं, ठीक है। अगर आप 0 और 5 के दरमियान से शुरू करते तो 0 और 5 पे अगर आप सर्कल बनाते तो उनको फिल नहीं करेंगे, क्योंकि ना 0 शामिल है ना 5, 0 और 5 के दरमियान की वैल्यूज़ शामिल है। तो आप उस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड, ठीक है। थर्ड आपको दिया हुआ है ड्रॉ अ ट्रायंगल, वो भी कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में जो और करके गिवन है क्वेश्चन के ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स A B एंड C। आपको पॉइंट्स गिवन है ABC, या आपने जो है वो ड्रॉ करके ग्राफ पेपर पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है बाय यूजिंग ग्राफ। इसके लिए आपको ग्राफ का यूज़ करना है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में आते नहीं हैं, बट ये कि आपको यहाँ पर गिवन है तो मैं आपको तमाम चीज़ों का रिविजन करवा रही हूँ, तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊँगी। इसके लिए ग्राफ पेपर पर हमने बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए करते हैं कि हम इसके 4 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर लेंगे इसको, और करने के बाद अब आप जानते हैं कि ये इस साइड पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, बीच में ओरिजिन होता है, ठीक है। राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। और अपर साइड पे पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और लोअर साइड पर नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये एक्सिस, दो एक्सिस में आपने जो है वो इस पेपर को कर लिया डिवाइड, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। अब करना क्या है, इन पॉइंट्स को ड्रॉ करने से पहले यहाँ पर मैं कुछ स्केलिंग करूँगी, वो स्केलिंग आपने लाजमी करनी है और स्केलिंग को आपने मेंशन भी कर देना है। स्केलिंग किस तरह से मेंशन करते हैं कि देखिए मैं यहाँ पर लूँगी 5 स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट के इक्वल, ठीक है। ये 5 स्मॉल बॉक्स ही मैं 1 यूनिट ले लूँगी, ठीक है। ये 5 हो गए, फिर अगेन ये 5, ये 5, इस तरह से मैं 5 स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट के इक्वल यहाँ पर लेट कर रही हूँ, तो मैं स्केलिंग में मेंशन कर दूँगी। इसी तरह राइट साइड पर भी मैं यही करूँगी और वाई एक्सिस पे भी हमने यही करना है कि 5 स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट के इक्वल हमने लेट कर लेना है, ठीक है। यानी इस 5 स्मॉल बॉक्स को हम 1 यूनिट कंसिडर करेंगे, ठीक। और नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी आपने इसी तरह से करना है, 5 स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट के इक्वल ले लेना है, ठीक। और हम यहाँ मेंशन कर देंगे स्केलिंग में ऑन एक्स एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू 1 यूनिट, और ऑन y एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू 1 यूनिट, ठीक। स्केलिंग करने के बाद यहाँ पे मैं नंबरिंग कर दूंगी 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इस तरह से यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। इस तरह पॉजिटिव एक्सिस में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। अब आपने स्केलिंग करने के बाद इन पॉइंट्स को यहाँ पर प्लॉट करना है। देखिए ए पॉइंट आपको गिवन है -1 4, तो याद रखिएगा फर्स्ट जो वैल्यू होती है आपको यहाँ पर दो वैल्यूज गिवन है, फर्स्ट एक्स की वैल्यू होती है, सेकंड वाई की। तो एक्स की वैल्यू है -1, तो एक्स नेगेटिव इस साइड पर है तो एक्स की वैल्यू -1 है और वाई है पॉजिटिव यानी 4। देखिए एक्स -1 है, वाई 4 यहाँ से कहाँ है, ये रहा। दोनों कहाँ मीट करेंगे, आप यहाँ से चलें और यहाँ से चलें, दोनों यहाँ मीट करेंगे। एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू +4, तो यहाँ पर आपका जो है वो -1 और 4 कोऑर्डिनेट लाई करेगा, ठीक है। पॉइंट इस कोऑर्डिनेट में पॉइंट लाई करेगा।
बी में वैल्यूज है -3 और -6, एक्स भी नेगेटिव है, ठीक है, वाई भी नेगेटिव है, तो इस कोऑर्डिनेट में लाई करेगी वैल्यू। एक्स है -3, तो एक्स की वैल्यू -1 -2 -3, वाई की वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ये यहाँ से दोनों यहाँ पर मीट करेंगे इस पॉइंट पर, -3 -6, ठीक। इसी तरह से थर्ड पॉइंट है हमारा सी, ठीक है, ये बी था, ये ए पॉइंट था, और सी पॉइंट है 3 -2, एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, एक्स की वैल्यू +3, वाई की वैल्यू -2। तो देखें यहाँ से यहाँ लाई करेगी, यहाँ पर एक्स है 3, वाई है -2। अब आप यहाँ पे इन तीनों पॉइंट्स को जो है वो ज्वाइन करेंगे। ये आपके पास ट्राइंगल आ गया ABC, दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में बनाने के लिए कहा गया था। तो कुछ इस तरह से अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस तरह से जो है वो ड्रॉ कर देंगे, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ करना है। अब ट्राइंगल आप कुछ इस तरह देखेंगे ना तो आपको ट्राइंगल बिल्कुल परफेक्ट लगेगा कि देखिए हाँ बिल्कुल ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल तो खैर ऐसे भी किसी भी शेप का ट्राइंगल हो सकता है, बट देखिए यहाँ से बिल्कुल आपको ट्राइंगल की खास शेप नज़र आ रही होगी जो कि हम ज़्यादातर देखते हैं, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है मैंने आपको ग्राफ पे ड्रॉ करवा दिया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको 3 क्वेश्चंस गिवन है और करके 2 क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट है सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करते हुए इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इक्वेशन आपको जो गिवन है वो है 10x² + 19x - 15 = 0। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो गिवन इक्वेशन है हम उसी को लिखेंगे। गिवन दैट, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 10x² + 19x - 15 = 0। ये हमारी गिवन इक्वेशन है, ठीक। यहाँ पर ए बी सी क्या होते हैं, जी के हमें फॉर्मूला यूज करना है ना क्वाड्रेटिक, तो हम जानते हैं हेयर ए इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट a होता है, x² का कोफिशिएंट है 10, b x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट है 19, c कांस्टेंट टर्म होती है जो कि है -15। a आप करते हैं x² के कोफिशिएंट को नाम देते हैं, b आप कोफिशिएंट ऑफ x को नाम देते हैं, c आप कांस्टेंट टर्म को नाम देते हैं। इस तरह से आप a b c यहाँ पर लिख लेंगे, लाजमी लिखिएगा इस तरह से। नाउ अब आप यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का, तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद करके जाना है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्स में लाजमी आता है, तो इसको बिल्कुल भी आप जो है वो स्किप नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन को लाजमी कीजिएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स इक्वल्स टू -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक। नाउ बाय पुटिंग values of a, b and c, we have, अब हम a b c की वैल्यूज को पुट करेंगे। x इज इक्वल्स टू -b की वैल्यू 19 है, माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू रखी, +- √b², b है 19,
19 का स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूले का, ए की जगह ए की वैल्यू पुट की, ए है 10, सी की वैल्यू है -15, ठीक है, माइनस बी की वैल्यू रखी, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी है 19 का स्क्वायर, -4 ए की वैल्यू रखी, सी की वैल्यू रखी, डिवाइडेड बाय 2a, ए की वैल्यू है 10, x इक्वल्स टू -19 प्लस माइनस अंडर रूट 19 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 19 का स्क्वायर हो जाएगा 19 सा 361 होता है, पर हम रीचेक कर लेते हैं। यस, 19 सा 361, 4 10 सा 40, ठीक है, 40 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 मल्टीप्लाई बाय 15 600। अच्छा देखिए, माइनस तो माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर हो गया प्लस, और 4 10 सा 40 और 40 15 सा हो गया 600, डिवाइडेड बाय 2 10 सा 20, x इक्वल्स टू -19 एज इट इज आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 600 में 361 को ऐड किया तो ये हो गया 961 डिवाइडेड बाय 20। 961 का रूट इजीली ओपन हो जाता है, ठीक है। आपने स्क्वायर्स लाजमी याद कर लेने हैं ताकि आप अपना नंबर के स्क्वायर्स याद होंगे तो आपको पता होगा कि कैसे रूट इजीली ओपन हो जाएगा और कब रूट ओपन नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके पास कैलकुलेटर मौजूद हो तो ठीक, बट आपको नहीं अगर अवेलेबल होगा तो आप फिर जो है वो मुश्किल में आ जाएंगे। तो कैलकुलेटर में आपने रखना है, इस तरह से रूट बनाना है 961, इस तरह से 961 जो वैल्यू आई वो रखनी है। अगर तो डायरेक्ट इस तरह से आंसर आ जाता है, इट मीन्स कि आपका रूट ओपन हो रहा है इजीली। 31, तो प्लस माइनस एज इट इज आ गया, रूट ओपन हो गया 31/20। इस स्टेप के बाद आपने आइदर और करना होता है, यानी एक वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू माइनस में लेनी है 31 की। तो हम कर लेंगे आइदर और, x इज इक्वल्स टू 19 प्लस 31 डिवाइडेड बाय 20, और एक दफ़ा हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 19 माइनस 31/20। तो यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस 30 50, सॉरी यहाँ पे -19 था, नेक्स्ट स्टेप में आते आते मैंने माइनस में स्किप कर दी, माइनस प्लस माइनस 31 माइनस किया 19, 31 में से 19 को माइनस किया तो हमारे पास रिमेनिंग बचा 12 प्लस का, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है, 2 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 6 12, 2 10 20, 2 3 6, 2 5 10, तो x आ गया है 3/5। इसी तरह से यहाँ करें, माइनस माइनस हुआ प्लस, 19 और 31 हो गए हैं माइनस का 50, क्योंकि बड़े नंबर की साइन आई, डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई है 5/2। तो हमारे पास इस तरह से दो वैल्यूज x की आपके पास आई, 3/5, ठीक, और 5/2। हम यहाँ लिखेंगे था सोल्यूशन सेट इज, सोल्यूशन सेट आया है 3/5, 5/2। दिस इज द आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का और करके एक पार्ट गिवन है जिसमें आपसे कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। अब आपको एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC such that measurement AB equals to measurement AC equals to 5.1 सेंटीमीटर। आपसे कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करें जिसमें मेजरमेंट AB और मेजरमेंट AC की जो लेंथ है वो 5.1 सेंटीमीटर है, जबकि जो एंगल A है वो 65 डिग्री है। सिंपल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, उसकी आपने कंस्ट्रक्शन को मेंशन करना है। अब ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको कंपास लाजमी लेकर जाना होगा, ठीक है। कंपास है, डी है, ये चीज़ें आपको लाजमी लेकर जानी है।
ठीक है। अगर तो आप ये नहीं लेकर जाएंगे तो ये क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते, और ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है लाजमी, इस तरह का एक क्वेश्चन आपको पेपर में दिया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए डी, कंपास और एक स्केल आपने लाजमी लेकर जाना है, ठीक है, जिसमें सेंटीमीटर्स की मेजरमेंट हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी। अब आपको ट्रायंगल ए बी सी बनाना है, जिसमें मेजरमेंट ए बी और मेजरमेंट ए सी इक्वल है 5.1 सेंटीमीटर के, और मेजरमेंट एंगल ए की मेजरमेंट आपको दी हुई है 65 डिग्री। ठीक है, स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले आपने कोई भी एक साइड ड्रॉ कर लेनी है। दोनों साइड 5.1 सेंटीमीटर की हैं, तो आप ए बी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ए बी और ए सी दोनों ही 5.1 सेंटीमीटर की, और दोनों में एंगल ए आ रहा है। तो हमने ड्रॉ कर ली 5.1 सेंटीमीटर की एक लाइन, जो कि है ए बी की मेजरमेंट। ये है 0 से स्टार्ट लेंगे और 5.1 तक। ठीक है, देखिए 5 और ये 5.1 है, तो 0 से लेकर 5.1 तक की हमने एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी। ठीक है, और इसको नाम दे दिया ए बी का, और ये है 5.1 सेंटीमीटर की। ठीक, अब आपने नेक्स्ट एंगल ड्रॉ करना होता है। ठीक है, एक 65 डिग्री का आपको एंगल ए दिया हुआ है, तो ए पे रखकर आपने 65 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, अब हमने ले लिया यहाँ पर डी को आपने ये जो पॉइंट है ना, ये इस ए पॉइंट पे आपने रखना है। ये ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पे हमने डी को यहाँ पर इस तरह से रखना है। ठीक, अब आपने एंगल 65 ड्रॉ करना है, तो इधर से आप काउंट करेंगे। ठीक है, अगर इधर एंगल करना है तो इधर से काउंट करते हैं। तो यहाँ एंगल बनाना है तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड देन 65। ये आपके मिड में आ गया। ठीक है, ये 70 हो जाएगा, तो 60 और 70 के दरमियान का 65 डिग्री एंगल आ गया। ठीक, ये देखिए, ये बिल्कुल मिड वाली लाइन है 65 डिग्री की। तो ये आपने एंगल ड्रॉ कर लिया 65 डिग्री का, तो ए से आपने इस पॉइंट को मिला देना है। अब ये आ गया हमारा 65 डिग्री का एंगल। अब ये जो लाइन है ना, ये आपकी इस वक्त एक्स कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी? एक्स, क्योंकि ये कहाँ तक है हमें नहीं मालूम। अब आपने क्या करना है, अब आपने मेजरमेंट ए सी करना है। ठीक है, अभी देखें बी का कोई काम नहीं है, अभी भी ए से सी पॉइंट ड्रॉ करना है। अब आपने ए से सी कितना मेजरमेंट का है? 5.1 सेंटीमीटर का। तो आपने कंपास लेना है। कंपास को आप चाहें तो इस तरह स्केल पर रख कर ओपन कर सकते हैं कि आपने 0 से लेकर 5.1 का करना है। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, बहुत इजी सा काम है कि ये 5.1 की ही तो आपने अभी की थी ड्रॉ, तो आप ए पे रखकर इसको बी तक ओपन कर लें। ठीक है, ये 5.1 का ओपन हो गया, और यहाँ पर हमने ए पॉइंट पे रख के सी पॉइंट जो है यहाँ पर कट कर दिया, ये आर्क लगा दी, ये हमें मिल गया सी पॉइंट। ठीक है, ये है ए सी, क्योंकि ए सी की मेजरमेंट भी 5.1 सेंटीमीटर थी, तो ये आपको मिल गया इस पे सी। और जब आपको ये सी पॉइंट मिल गया, तो यहाँ से आपने बी को ज्वाइन कर देना है, और ये आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ गया जो आपको चाहिए था। दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब इसकी कंस्ट्रक्शन आपने मेंशन करनी है। ये तो आपने ट्राइंगल तो इजीली ड्रॉ कर लिया, ये तो ड्रॉ करना इतना मुश्किल नहीं है, बट कंस्ट्रक्शन लिखेंगे हम, और कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है, कंस्ट्रक्शन भी इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैं आपको कंस्ट्रक्शन लिखवाऊंगी, बट कंस्ट्रक्शन उसी तरह लिखेंगे जिस तरह हमने ड्रॉ किया है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने ड्रॉ किया था लाइन सेगमेंट ए बी को। ठीक है, 5.1 सेंटीमीटर का, तो हम यहाँ मेंशन करेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है ए बी ऑफ मेजर, कितने मेजर का? 5.1 सेंटीमीटर का। ठीक, नेक्स्ट सेकंड आपने क्या किया, 5.1 सेंटीमीटर का ड्रॉ करने के बाद आपने एंगल ड्रॉ किया है, तो हम यहाँ लिखेंगे ड्रॉ एन एंगल अब एंगल आपने जो ड्रॉ किया है, ठीक है, वो एंगल है एक्स ए बी। अभी सी पॉइंट नहीं ढूंढा था आपने, ठीक है, एक्स ए बी,
तो आपने एंगल ड्रॉ किया है एक्स ए बी। अब हमने ए क्यों रखा दरमियान में, क्योंकि ए पे एंगल ड्रॉ हुआ है, तो जो मिड में होता है उस पे एंगल ड्रॉ होता है। तो एक्स ए बी एंगल ड्रॉ किया हमने ऑफ मेजर 65 डिग्री एट पॉइंट ए। हमने 65 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है ए पर। ठीक, थर्ड हमने क्या किया, थर्ड हमने आर्क यूज की थी। ठीक है, एक आर्क लगाई थी 5.1 सेंटीमीटर की। तो थर्ड में हमने ड्रॉ एन आर्क ली हमने ऑफ रेडियस 5.1 सेंटीमीटर विथ सेंटर ए को सेंटर रखते हुए विच कट्स, जिसने कट किया था ए एक्स को। ठीक है, ए एक्स एक आपकी रे थी, इसको कट किया था एट पॉइंट सी पर। ठीक, नाउ फोर्थ आपने क्या किया, कट करने के बाद आपने सी और बी को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन बी एंड सी या सी एंड बी। Triangle ABC is the required triangle. Thus, triangle ABC is the required triangle. और अब आपको इसकी मदद से मिल गया आपका required triangle जो आपको चाहिए था। ये था क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्स में लाजमी आता है। ठीक है, तो इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 13.1 है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, उन तमाम क्वेश्चंस की तैयारी आपने करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 9 के एक और करके क्वेश्चन गिवन है, वो है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एबीसी। इसमें भी आपने ट्राइंगल एबीसी ही ड्रॉ करना है, इन विच मेजरमेंट BC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, मेजरमेंट CA इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, आपको तीनों साइड्स की मेजरमेंट दी हुई है। ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B, और उसके बाद एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है A पर भी और B पर भी। ये आप जो है वो 13.2 के क्वेश्चन से आपको लेके दिया गया है क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत इजी है, अगर आपने जो है वो इसकी तैयारी नहीं की तो कर लें। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में 13.2 से इतने ज़्यादा आए नहीं हैं। ठीक है, बट 13.2 की भी आपने तैयारी बहुत अच्छे से रखनी है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब ट्राइंगल में 3 साइड्स आपको गिवन है, मेजरमेंट BC, मेजरमेंट CA एंड मेजरमेंट AB। तो आप चाहें तो कोई सी भी साइड पहले ड्रॉ कर सकते हैं। हम सबसे छोटी साइड सबसे पहले ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि है मेजरमेंट CA। ठीक है, जो कि है 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो मैं मेजरमेंट CA ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ से 4 सेंटीमीटर की, थोड़ी ज़्यादा हो गई। तो ये हो गई मेजरमेंट AC या CA और 4 सेंटीमीटर की है। ठीक, इसके बाद जो दोनों आपको गिवन है यहाँ पर साइड्स, वो कंपास के थ्रू ड्रॉ होंगी। ठीक है, क्योंकि बाकी चीज़ें आप दोनों ही, एंगल तो कोई गिवन नहीं है आपको, 5 सेंटीमीटर की AB साइड गिवन है और BC 6 सेंटीमीटर की। तो A से आप B ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, और मैं यहाँ पे जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी 5 सेंटीमीटर की भी, 6 की भी, क्योंकि उससे बहुत ईजिली कंपास ओपन हो जाता है। ये 5 सेंटीमीटर 0 से, और ये आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ से रख के मैं 5 सेंटीमीटर को ओपन करूँगी इसे। ठीक है, ये आ गया 5, और मैं रीचेक भी कर लेती हूँ, ये 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर का क्या ड्रॉ करना है हमें, AB। तो A से
बी पॉइंट ड्रॉ होगा 5 सेंटीमीटर का। मैं थोड़ा सा बड़ी आर्क लगाऊंगी क्योंकि अभी हमें नहीं पता ये कहाँ कट करेगी, ठीक है। तो हम थोड़ी सी बड़ी आर्क लगा लेंगे और बाद में हम इसे रेस कर देंगे। अब सी से बी पॉइंट ड्रॉ करना है। सी बी है या बी सी है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने 6 सेंटीमीटर का इसको ओपन करना है, कंपास को। सिक्स सेंटीमीटर का ओपन हो गया। सी पे रखते हुए हमने एक और आर्क लगाई जिसने कट किया हमारी जो पुरानी आर्क थी उसको। तो आपको पॉइंट मिल गया बी, ठीक है। ये हमें पॉइंट मिल गया बी, ये बी पॉइंट है। ए से बी को ज्वाइन कर दें, ठीक है। इसी तरह बी से सी को ज्वाइन कर दें, ठीक है। ये आ गया है 5 सेंटीमीटर का ए बी, ठीक है। और इसी तरह बी सी आ गया है 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये हमारी ट्रायंगल आ गई रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए थी। अब इस ट्रायंगल के बाद आपने आगे आपसे कहा हुआ है कि ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी। अब आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने ए पर भी और बी पर भी। अब ये एंगल बाइसेक्टर किस तरह से ड्रॉ होते हैं तो देखें, उसके लिए आपको चाहिए कंपास एंगल बाइसेक्टर के लिए। और कंपास को आपने ओपन करना है बहुत थोड़ा सा, लेकिन अपनी मर्जी से, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप अपनी मर्जी से ओपन करें। और ए पॉइंट पे रखते हुए आपने ए पॉइंट पे ज़रा होल्ड करके रखना पड़ेगा, थोड़ा सा कैमरे की वजह से इशू हो रहा है। ये ए पे रखते हुए मैंने एक आर्क ड्रॉ की, ठीक है। अब ए पे रखते हुए मैं दोबारा से अगेन एक आर्क लगा लेती हूँ ताकि कंफर्म हो जाए, ठीक से लग जाए ये जी। ए पे रखते हुए हमने एक आर्क लगाई, ठीक है। अब इस आर्क का इसी रेडियस का आपने रखना है अभी इसको आपने ना ज़्यादा करना है ना कम करना है। अब जहाँ पे इसने कट किया इस लाइन को AC को, वहाँ पे रख के आपने एक आर्क लगाई। इसी तरह BC को जहाँ इसने आर्क ने कट किया है वहाँ रख के आपने एक और आर्क लगाई। जहाँ पर ये दोनों पॉइंट कट हुए ये आपको मिल गया एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से आप A से एक लाइन ड्रॉ कर देंगी, ये आपको मिल गया एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब नाम दे लेते हैं इसको। ABC तो हमने दिया हुआ है DE, और जहाँ पे कट किया उस पॉइंट को नाम दे लेते हैं F का। यह आ गया एंगल बाइसेक्टर A। इसी तरह से B पर ड्रॉ करना है, तो B पर ड्रॉ करने के लिए हम किसी भी रेडियस की आर्क ओपन कर सकते हैं और B पे रखेंगे, ठीक है। और एक आर्क लगाएंगे। लगाने के बाद जहाँ पे इसने कट किया है आर्क ने BC को, वहाँ पर रख के आप एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह से जहाँ पे इसने आर्क ने कट किया है AB को, वहाँ पर भी रख के आप एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। जहाँ पे दोनों आर्क ने एक दूसरे को कट किया है वहाँ से आपको मिल गया है आपका एंगल बाइसेक्टर। नाम दे देंगे DEF हो गया, GHI हमने नाम दे दिए। अब हम इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ठीक है। ये तो हमारा ट्रायंगल ड्रॉ हो गया, इस तरह से ट्रायंगल ड्रॉ करना था और एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना था, ठीक है। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की बारी है। कंस्ट्रक्शन में ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे, हम लिख लेंगे ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC, ठीक। ड्रॉ
अ ट्राइंगल ABC, एक ABC ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया। देन हमने क्या किया, हमने विथ सेंटर ए को सेंटर लेते हुए, ठीक है, जो जो आपने किया बिल्कुल उसी तरह से लिखना है। विथ सेंटर ए को सेंटर लेते हुए ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस, ठीक है, मैंने आपसे कहा था किसी भी रेडियस की, ठीक है, ऑफ एनी रेडियस, ठीक है, इंटरसेक्टिंग द साइड्स, ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस विच इंटरसेक्टिंग सेक्टिंग द साइड्स। अब किन साइड्स को किया था उन्होंने, AC को और AB को, इंटरसेक्टिंग द साइड AC एंड AB और AC साइड्स को कट किया, ठीक है, एट पॉइंट, किन पॉइंट्स पर अब AC को कट किया था E पॉइंट पर, एट पॉइंट E, एंड AB को कट किया था D पॉइंट पर, D, E एंड D, ठीक। अच्छा, अब मजीद आगे लिखेंगे तो ये आर्क तो हमने लगा ली। अब इस पर हमने एक और आर्क लगाई थी, तो हम लेंगे टेक अ पॉइंट D को ले लेते हैं एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क, एक और आर्क लगाएंगे, ठीक है, ऑफ, अच्छा, अब हमने आर्क जो है ना उसी रेडियस की लगाई है, ठीक है, तो हम उस जिस रेडियस की हमने पहले लगाई थी उसी रेडियस की हमने आर्क लगाई है, ठीक है, तो हम लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क ऑफ सेम रेडियस, ठीक है, सेम रेडियस एंड टेक पॉइंट E लेंगे एज सेंटर, ड्रॉ another arc of सेम रेडियस, उसी रेडियस की, ठीक। अब सेम रेडियस की आपने आर्क ड्रॉ कर ली, एक यहाँ पर रख के, E पर रखकर और D पर भी रखकर आपने सेम रेडियस की कर ली। अब इसने कहाँ कट किया, एट पॉइंट F पर जो है ना एक दूसरे को कट किया, ठीक है, विच कट्स, अब हम आगे लिखेंगे which cuts the previous arc at point, किस पॉइंट पे किया, F पर, ठीक। नाउ अब B पर आ जाते हैं, पार्ट 4 में टेक अ पॉइंट, इसी तरह से ये वाला लिखना है, टेक अ पॉइंट पॉइंट नहीं लेंगे, पहले हम लेंगे विथ सेंटर B। अब हमने B को सेंटर लेना है पहले, ठीक है, विथ सेंटर B, बिल्कुल इसी तरह से दोनों पॉइंट्स आपने लिखने हैं बट B के लिए, ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस, ठीक है, अब आप एनी रेडियस ले सकते हैं B पर आके, ठीक है, विच इंटरसेक्टिंग द साइड, अब इसने साइड को कट किया, BC को और AB को, ठीक है, साइड्स BA एंड, ठीक है, साइड है बल्कि इस तरह से आएगा, BA एंड BC, BA और BC को कट किया, ठीक है, इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट
किस पॉइंट पर किया? G एंड H पर, ठीक है। BA G पर किया कट और BC को H पे किया कट, ठीक। नाउ अब आप करेंगे टेक अ पॉइंट, अब आप पॉइंट लेंगे G, ठीक है, एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ सेम रेडियस। जिस रेडियस की अभी आपने एक आर्क ड्रॉ की थी, जिसने BA और BC को G और H पॉइंट पे कट किया था, उसी रेडियस की आपने आर्क लगानी है, सेम रेडियस, एंड देन टेक पॉइंट H, ठीक है, H पॉइंट ले लें एज सेंटर, ड्रॉ एन अदर आर्क ऑफ सेम रेडियस विच कट्स द प्रीवियस आर्क, जो कि प्रीवियस आर्क को क्या करेगी, विच कट्स द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट I, इस पॉइंट पर, I पॉइंट पर, ठीक। नाउ अब आपने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन A to F एंड प्रोड्यूस इट, ठीक है, A से F और प्रोड्यूस इट, AF is the bisector, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, ठीक है। AF क्या था, एंगल बाइसेक्टर था एंगल A का। इसी तरह अब इसके लिए लिखेंगे ज्वाइन, ठीक है, T नहीं है, ज्वाइन B to I, B से I को ज्वाइन करेंगे एंड प्रोड्यूस इट, और प्रोड्यूस इट, ठीक है, BI is the angle bisector of angle B। ये आ गया एंगल B का बाइसेक्टर। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें सारी कंस्ट्रक्शन आपने लिखनी है, जो जो आपने किया है, इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अब हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको थ्योरम्स गिवन है और क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको थ्योरम्स ही गिवन है। थ्योरम्स से स्टार्ट करेंगे, थ्योरम्स में आपको समझाऊंगी जो भी यहाँ पर गिवन होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। क्या कह रहे हैं कि राइट बाइसेक्टर जो तीन साइड्स हैं ट्राइंगल के, किसी भी ट्राइंगल के तीन साइड्स पर आप राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करें तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, हमें प्रूव करना है, थ्योरम है और यह थ्योरम है 11.1.3, ठीक है, ये है थ्योरम 11.1.3। तो ये थ्योरम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो में। हम थ्योरम 11.1.3 में आपसे कह रहे हैं द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, कि राइट बाइसेक्टर, ठीक है, किसी भी ट्राइंगल की साइड से राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो वो कॉन्ग्रुएंट है। अब क्या मतलब हुआ, देखिए भाई, एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। अब हमने यहाँ से B साइड से एक जो है वो राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया। अब राइट बाइसेक्टर किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, तो आपने इस वाली साइड पे एक कंपास को रखना है यहाँ और उसे हाफ से ज़्यादा खोलना है। यहाँ पर एक आर्क आएगी, यहाँ पर एक आर्क आएगी, ठीक है। यहाँ पर रखकर आपने उसी रेडियस का एक आर्क यहाँ लगानी है, उसी से यहाँ एक आर्क लगानी है
और उससे आपका ये राइट बाइसेक्टर ड्रॉ होगा। इसी तरह से आपने इस साइड पे रख के हाफ से ज़्यादा खोल के एक आर्क यहाँ लगानी है, कि यहाँ लगानी है, फिर इस साइड पे रख के उसी आर्क को कट करना है, ठीक है, सेम रेडियस से, उसी आर्क को कट करना है सेम रेडियस से। तो यहाँ पर भी एक आपके पास राइट बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा, और वो राइट बाइसेक्टर यहाँ वाला और यहाँ वाला एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट कर रहा होगा, ठीक है, यानी एक पॉइंट पर दोनों मीट कर रहे होंगे। अभी हमने 2 ड्रॉ किए हैं, ठीक है। आपने थर्ड यानी कि ये वाला राइट बाइसेक्टर भी थर्ड वाला ड्रॉ करना है, तो यहाँ से आपने हाफ से ज़्यादा खोला, एक आर्क यहाँ लगाई, एक आर्क यहाँ, इसी तरह यहाँ रख के आपने एक आर्क यहाँ लगाई उसी रेडियस की, और एक आर्क यहाँ लगाई जिसने प्रीवियस आर्क को कट किया होगा, जो आपने यहाँ रख के लगाई होंगी। उससे आपने एक और राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो ये राइट बाइसेक्टर तीनों एक ही पॉइंट पर मीट करेंगे, ये आपने प्रूव करना है, यानी ये तीनों राइट बाइसेक्टर्स कॉन्करंट हैं, ये आपने प्रूव करना है, ठीक है। राइट बाइसेक्टर किसी भी साइड को, जब आप राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है और 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। क्या एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। इसीलिए इसे राइट बाइसेक्टर कहा जाता है, यानी बाइसेक्ट भी करेगा और राइट एंगल भी बनाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। अब गिवन क्या है हमें, तो सिंपली आपको एक ट्राइंगल एबीसी गिवन है, ठीक है। ये एक ट्राइंगल एबीसी आपको गिवन है। ये सारी जो आपकी ब्लू कलर से हुई है, सारी हमारी कंस्ट्रक्शन होगी जो हम यहाँ पर अभी करेंगे। सिंपली आपको एक ट्राइंगल गिवन है। इसके बाद प्रूफ आपने क्या करना है, आपने प्रूफ करना है कि राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, कि जो राइट बाइसेक्टर्स हैं साइड्स के ट्राइंगल के, वो आपस में कॉन्करेंट है, ठीक है। ये आपने यहाँ पर प्रूफ करना है। नाउ कंस्ट्रक्शन देखें, तो कंस्ट्रक्शन में हमने कहा ड्रॉ एन ओ, एक पॉइंट लिया आपने, ठीक है, ड्रॉ एन ओ एम ओ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, जो कि राइट बाइसेक्टर है ए बी के, ठीक है, और ए सी के। आपने ए बी से एक राइट बाइसेक्टर एन ओ और ए सी से एक राइट बाइसेक्टर एम ओ आपने ड्रॉ किया, ठीक है। ये ड्रॉ करने के लिए कहा गया है। मीटिंग इन ओ, और वो दोनों कहाँ मीट करें? पॉइंट में मीट करें, जो कि ओ पॉइंट है। नाउ बाइसेक्ट बी सी एट पी, और बी सी को बाइसेक्ट किया आपने एट पॉइंट पी पर। ड्रॉ ओ पी, और ओ पी ड्रॉ किया, ओ ए ड्रॉ किया, ओ बी ड्रॉ किया, ओ सी ड्रॉ किया। ये डॉटेड लाइंस हैं, ये हमारी मजीद कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये सारी की सारी हमने कंस्ट्रक्शन की है। राइट बाइसेक्टर किस तरह से ड्रॉ किया वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे करना है आपने, कि हाफ से ज़्यादा खोलना है। अब यहाँ पर आपने एक्चुअली उसी तरह से नहीं करना है, क्योंकि एक थ्योरम है। अगर ये ज्योमेट्री के एक्चुअल क्वेश्चन होते जो कि आप मैट्रिक में जाकर करेंगे इस तरह के, तो तब आपने जो है वो बाकायदा जो है कैलकुलेशन करके सॉल्व करके इस तरह से करना होता। बट यहाँ पर हमने थ्योरम करना है, तो जस्ट हमने इसको यहाँ पे जस्ट एज्यूम कर लिया, ठीक। अब आ जाते हैं हम अपने स्टेटमेंट पर। अच्छा, इसमें स्टेटमेंट पर आने से पहले मैं चाहती हूँ कि भाई थ्योरम हमारे पास यहीं रहे और स्टेटमेंट हम ले लें सामने, ताकि हम बहुत इजी वे में कवर कर सकें थ्योरम को। तो ये हमारा आ गया है थ्योरम 11.1.3, ठीक है। यहाँ पर आपको इसकी डायग्राम की जो है बार बार ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसको सामने रख लेते हैं। अब स्टेटमेंट ये रही 11.1.3 की और रीजंस, ठीक है। अब हमने प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हमने सबसे पहले कहा कि एन ओ इज़ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये जो एन ओ है ये राइट बाइसेक्टर है ए बी का। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में कहा कि एन ओ राइट बाइसेक्टर है किसका? ए बी का, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन में कहा और यही चीज़ हमने यहाँ पर इसी से स्टार्ट लिया और इसी को हमने फर्स्ट पॉइंट कहा, ठीक है। अगर एन ओ राइट बाइसेक्टर है ए बी का, ठीक है, तो ओ ए ओ बी के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। ए ओ बी के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। अगर ये राइट बाइसेक्टर है तो ये इसको बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा, तो ए ओ, ठीक है, या ओ ए और ओ बी आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी तरह से सिमिलरली ए ओ सी के भी कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। ए सी के भी ए ओ सी के भी कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों? क्योंकि एम ओ राइट बाइसेक्टर है ए सी का, एम ओ राइट बाइसेक्टर है किसका? ए सी का, तो इस वजह से ए ओ सी के भी कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। इसी तरह से ओ बी
ये जो आपका ओ बी है ये ओ सी के भी कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों? ईच इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ ए, क्योंकि ईच कॉन्ग्रुएंट है ओ ए की। क्या मतलब है इस बात का? देखें, ए ओ ओ बी के कॉन्ग्रुएंट है, ए ओ ही ओ सी के कॉन्ग्रुएंट है। जब ए ओ ओ बी के है, ए ओ ओ सी के है, तो ओ बी और ओ सी भी तो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो उसी बुनियाद पर हमने कहा कि ओ बी ओ सी के कॉन्ग्रुएंट है। यानी अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये दो राइट बाइसेक्टर के, ठीक है, एम ओ एक राइट बाइसेक्टर है, तो ये वाली साइड के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अगर एम ओ राइट बाइसेक्टर है ए सी साइड का, तो ए ओ ओ सी के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो ओ बी है ये ओ सी के कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि ईच इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ ए, क्योंकि दोनों ओ ए के या ए ओ के कॉन्ग्रुएंट हैं। अब जी, अब आ जाए इस पर पी पर। तो पी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब बात कर लेते हैं पी पॉइंट की। देखिए भाई, राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया होगा तो पी ने क्या किया होगा, इस बी सी को दो बराबर हिस्सों में कट कर दिया होगा। तो पी क्या है? मिड पॉइंट है बी सी का। ठीक है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। कंस्ट्रक्शन में हमने कहा था ड्रॉ ओपी, ओपी ड्रॉ किया था, तो पी पॉइंट ने बी सी लाइन को दो बराबर हिस्सों में कट कर दिया था, क्योंकि राइट बाइसेक्टर था। तो हैंस राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। इसी तरह से जब ये साइड इस साइड के, ये साइड इस साइड के और इसके सबके कॉन्ग्रुएंट है, तो ये तीनों यकीनन एक ही पॉइंट पर मीट कर रहे होंगे, जब भी ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि ये साइड्स आपस में ए ओ ओ बी के ए ओ ओ सी के कॉन्ग्रुएंट, यकीनन ये एक पॉइंट पर मीट कर रहे होंगे। तो इस जिस बात पर हमने कहा कि हैंस राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। इस तरह से हमने कहा कि जो राइट बाइसेक्टर हैं साइड्स के ट्रायंगल की, वो आपस में कॉन्करेंट हैं, यानी एक पॉइंट पर तीनों मीट कर रहे हैं। रीजन भी हमने दे दिया, ऑल ऑफ देम मीट इन वन पॉइंट, कि तीनों वन पॉइंट पर क्या कर रहे हैं? मीट भी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये रेफरेंस हमने बाय थ्योरम 11.1.2 का दिया है कि ओपी इज राइट बाइसेक्टर ऑफ बीसी। 11.1 थ्योरम में जो है वो हमने इस बात को साबित किया होगा। ठीक है, वो मैंने अभी जो है वो आपको इस वक्त नहीं पढ़ाना है, बट इसका रेफरेंस आप यहाँ पर एज इट इज दे देंगे, क्योंकि हमने बात साबित की है कि ओपी राइट बाइसेक्टर है बीसी का। ठीक है, तो इस थ्योरम का जस्ट रेफरेंस देंगे और आगे उस तरह से मैंने आपको समझाया कि राइट बाइसेक्टर किस तरह से आपने प्रूफ किया। ठीक, ये था थ्योरम 11.1.3। क्वेश्चन नंबर 10 में अब हमें यहाँ पर तीन थ्योरम्स थे, मैंने आपको फर्स्ट करवा दिया है, सेकंड हम करने जा रहे हैं। थ्योरम नंबर सेकंड जो आपको दिया हुआ है, और के साथ एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। ठीक है, ये है थ्योरम नंबर 11.1.4। ठीक है, ये हम थ्योरम करेंगे। अब इसमें क्या है मैं तमाम चीज़ें आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 11.1.4 थ्योरम। थ्योरम नंबर 11.1.4 थ्योरम हम करने जा रहे हैं। इस थ्योरम में आपसे क्या कह रहे हैं? आपसे कह रहे हैं एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर, ठीक है, ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन को वन टाइम पढ़ लिया, अब आराम आराम से देखें क्या कह रहे हैं कि कोई भी पॉइंट, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर पर वो बराबर होगा, ठीक है, फ्रॉम इट्स आर्म्स, अपने आर्म से। देखिए भाई, अब ये क्या है आपके पास, आपने कोई भी जो है यहाँ पर इस तरह से एंगल ले लिया। ठीक है, अब एंगल किस तरह से ले लिया आपने? इस तरह से एक आपने दो आर्म्स लिए। ठीक है, अब इस पे ये आप कोई भी नाम दे लें, इसको यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया गया है, जस्ट इसको बी कहा हुआ है। ठीक है, एंगल बी, इस पे पॉइंट लेके आपको आर्म्स पे एक पॉइंट लेके ए बी और इस पॉइंट को सी कहा हुआ है। ए बी सी आपके पास एक ए और सी आर्म्स है। ठीक है, बी आपके पास एक एंगल है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं आपसे कि कोई एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें। ठीक है, बाइसेक्टर ड्रॉ करें ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें। अब इस एंगल बाइसेक्टर पे आप कोई भी पॉइंट लें, तो वो इस आर्म पर और इस आर्म पर, दोनों आर्म पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा ये पॉइंट। इस पे इससे परपेंडिकुलर और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें इस आर्म, यानी इस पी पॉइंट का इस आर्म पर और इस आर्म पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें, यानी ये इस पर परपेंडिकुलर हो, ये इस पर परपेंडिकुलर हो। अब परपेंडिकुलर होना है तो यानी 90 डिग्री, यहाँ पे भी एंगल बनाएगा, यहाँ पे भी एंगल बनाएगा 90 का। तो आपने ये प्रूफ करना है कि यह पॉइंट पी यहाँ लें, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें, तब भी ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगा। आपने ये प्रूफ करना है एक्चुअली। ठीक है, बात समझ में आई कि आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, वो एंगल बाइसेक्टर पर आप कोई भी पॉइंट लें और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फर्स्ट आर्म और सेकंड आर्म पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपस में बराबर आने चाहिए। ठीक है, ये आपने प्रूफ करना है यहाँ पर। ठीक, आ जाते हैं थ्योरम पर। तो हमारा थ्योरम में जो हमें गिवन चीज़ है वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है बी डी।
ठीक है, मैं इस वाली आपको फिगर को समझा दूं। देखिए ए बी सी, ठीक है, ये आपको गिवन है और ए बी सी में बी जो है आपने बी पर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। एंगल बाइसेक्टर एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है, ये बात यहाँ पर ऑलरेडी प्रूव्ड है। क्यों? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ है तो दोनों एंगल्स बराबर होंगे, कन्फर्म्ड है। ये जो आपके पास एंगल बाइसेक्टर की लाइन आई है, ठीक है, इस पर आपने कोई पॉइंट ले लिया पी, पी से आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया फर्स्ट आर्म ए बी पर, ठीक है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो 90 डिग्री का एंगल है। इसी तरह पी से आपने बी सी आर्म पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया, वहां पर एंगल 4 बना जो कि 90 ऑलरेडी है। तो ये पी क्यू का डिस्टेंस पी आर के डिस्टेंस के बराबर ही आपने प्रूफ करना है। अब गिवन पढ़ लेते हैं, हमें गिवन क्या है, बी डी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए बी सी। तो बी पर एंगल है तो बी डी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए बी सी पर। पी इज द एनी पॉइंट, पी कोई भी पॉइंट है पी डी पर, हो सकता है यहाँ, हो सकता है यहाँ, कहीं पे भी आप पी पॉइंट ले लें, ठीक है। पी क्यू एंड पी आर परपेंडिकुलर्स। पी क्यू और पी आर क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं, किस पर, बी ए पर और बी सी पर, ये परपेंडिकुलर्स हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब टू प्रूफ, आपने प्रूफ क्या करना है, आपने प्रूफ करना है कि पी क्यू पी आर के कॉन्ग्रुएंट है। पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी ए टू बी एंड बी सी। इसी तरह से पॉइंट P का डिस्टेंस पी ए से पी सी तक भी जो है वो बराबर होगा। प्रूफ क्या करना है आपने, अब ये तो हमें पता चल गया, अब किस तरह से करना है ये देख लेते हैं। तो यहाँ तो एंगल्स की बात हो रही थी, मगर अब गौर करें तो अब ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं आपको। एक ये ट्राइंगल नजर आ रहा है आपको और एक ये ट्राइंगल नजर आ रहा है। तो अब प्रूफ्स करने के लिए आपको ट्राइंगल्स का जो है यहाँ पर सहारा लेना पड़ेगा। तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू बी, ये ट्राइंगल है पी क्यू बी, ठीक है। इसी तरह ये ट्राइंगल है पी आर बी, दोनों क्रॉसपॉन्डिंग ट्राइंगल्स हैं, ठीक, दोनों क्रॉसपॉन्डिंग ट्राइंगल्स है। तो एंगल 3 एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों है भाई कॉन्ग्रुएंट, दोनों 90 डिग्री का एंगल है तो ईच इज अ राइट एंगल, ठीक। एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है, क्यों, क्योंकि दोनों एंगल बाइसेक्टर से बनने वाले एंगल्स हैं और एंगल बाइसेक्टर से बनने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। तो बी डी इज द एंगल बाइसेक्टर गिवन, ये बी डी एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है। नाउ थर्ड में आपसे कह रहे हैं पीबी साइड, पीबी साइड के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, क्योंकि इस ट्राइंगल की एक साइड है पीबी और इस ट्राइंगल की भी एक साइड है पीबी। तो पीबी कॉन्ग्रुएंट है पीबी के, ये कॉमन साइड ऑफ बोथ एंगल्स है, दो ये कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स की, ठीक है। तो ये बात प्रूव हुई कि ट्राइंगल पी क्यू बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी आर बी के, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट साबित हुई। अब कॉन्ग्रुएंट साबित हुई किस बात पे, किस तरह से साबित हुई, तो एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड से एंगल एंगल साइड दोनों के कॉन्ग्रुएंट साबित हुए, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट साबित हुई, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये पी क्यू पी आर के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हैं, तो ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। क्वेश्चन नंबर 10 का ही हम कर रहे हैं थ्योरम। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 10 में 3 थ्योरम्स गिवन है, थर्ड वाला हम कर रहे हैं जिसमें आपसे कह रहे हैं इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, कह रहे हैं अगर दो एंगल किसी भी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हैं, देन द साइड्स अपोजिट टू देम, तो जो अपोजिट साइड्स हैं उन एंगल्स के आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, साइड्स भी जो अपोजिट है वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, प्रूव इट, ये प्रूव करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं थ्योरम 9.1.2 पे, ये थ्योरम 9.1.2 है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसकी भी तैयारी आपने अच्छे से करनी है, शॉर्ट में आपको दिया गया है, बहुत ईजी थ्योरम है। तो कहा जा रहा है इफ के बाद जो चीज़ होती है वो आपको गिवन होती है, भाई ये अगर ऐसा है तो देन साबित करो, देन के बाद चीज़ आपने साबित करनी होती है। तो इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, दो एंगल्स किसी भी ट्राइंगल्स के क्या है भाई, कॉन्ग्रुएंट है। अब दो एंगल आपको ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट कह दिए, तो एक ट्राइंगल आपने एबीसी बना लिया, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, बीसी को आपने कॉन्ग्रुएंट कर लिया, तो देन द साइड्स अपोजिट टू देम, तो ये जो अपोजिट साइड्स हैं इन दोनों एंगल्स की, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करना है, यानी ए बी इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, ये आपने प्रूफ करना है। गिवन में हम देंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी आपको दिया गया है, वी हैव, जिसमें एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, एंगल बी एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, यानी कि उसके बराबर है। बराबर के लिए हम यहाँ कॉन्ग्रुएंट का वर्ड यूज करेंगे। टू प्रूव, अब हमें साबित क्या करना है, हमें साबित करना है ए बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट है, ए सी ए बी के या ए बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है।
अच्छा, हम अपनी कंस्ट्रक्शन से बहुत सारे काम आसान कर लेते हैं, तो हम कंस्ट्रक्शन लाजमी करते हैं थ्योरम्स में। कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं कि हमने कहा ड्रॉ ए डी, हमने ए डी ड्रॉ किया, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 में सिखा चुकी हूँ। इस क्वेश्चन में हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना था। ठीक है, ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी, इसमें जो हमने किया ये एंगल बाइसेक्टर था। तो जिस तरह से हमने यहाँ किया इसी तरह से भी यहाँ पर हमने सिंपली एंगल बाइसेक्टर करना है। बट यहाँ पर हम बिल्कुल एज इट इज नहीं करेंगे, क्योंकि ये थ्योरम है, तो इसमें आपकी ये जो यहाँ पर फिगर बनी हुई है इसको नहीं देखा जाएगा। तो आपने जस्ट इसमें एज्यूम कर लेना है, एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। एंगल बाइसेक्टर इस एंगल ए को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगा, इक्वल, यानी बिल्कुल एंगल जो 1 है वही एंगल 2 होगा। ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स में एंगल को डिवाइड कर देगा एंगल बाइसेक्टर। तो आपने ड्रॉ किया ए डी ड्रॉ की, जिसकी वजह से एंगल ए बाइसेक्ट हुआ, मीटिंग बी सी, और उसने क्या किया, एंगल बाइसेक्टर ने वो बी सी पे जाकर मीट किया, कहाँ पर, एट पॉइंट डी पर। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने प्रूफ पर। सिंपल, अब दो ट्राइंगल्स बन गए, जरा गौर कीजिए, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये। हमने कहा ए डी बी एक ट्राइंगल है, ए डी सी दूसरा ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल क्रॉसपॉन्ड ट्राइंगल है। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स हैं, तो एंगल बी एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें गिवन था। एंगल 1 एंगल 2 के ये कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने अपनी कंस्ट्रक्शन से किया। हमने क्या किया था भाई, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, जिसके थ्रू एंगल ए दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया, तो जिसकी वजह से एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये हमारी कंस्ट्रक्शन से हुआ। तो एडी साइड भी एडी साइड के कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये जो एडी साइड है ये इस वाले ट्राइंगल की भी कॉमन साइड है, इस वाले ट्राइंगल की भी कॉमन साइड है, दोनों ट्राइंगल की एक साइड कॉमन है जो कि है एडी। तो एडी कॉन्ग्रुएंट है एडी के कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्राइंगल्स, ये कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स की। सो आइडेंटिटी कॉन्ग्रुएंस हम यहाँ पर ये भी लिख देंगे। तो ट्राइंगल ए डी बी ए डी सी के कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि दो एंगल एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो किसी भी ट्राइंगल की तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। तो हमने कहा ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि एंगल साइड एंगल से ये बात हमने साबित की। ठीक है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट है एंगल साइड एंगल के। तो अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी साइड ए सी साइड के भी कॉन्ग्रुएंट होगी। तो हमने कहा ए बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट होगा क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्योंकि ये भी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की। ट्राइंगल्स साबित हो गए कॉन्ग्रुएंट, तो फिर तो एक साइड दूसरी साइड के भी ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये था थ्योरम 9.1.2। ठीक है, इस थ्योरम को भी आई होप मैंने समझाने की पूरी कोशिश किया कि आपको समझ में आए और आप इसकी तैयारी करें, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 11 में जो थ्योरम मौजूद हैं दो, ठीक है, वो है इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल इन मेजर, the sides opposite to greater angle is longer than the sides opposite to the smaller angle, prove it। ये है थ्योरम नंबर 12.1.2। ये भी हमारे शॉर्ट में जो है वो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसकी भी तैयारी आपने लाजमी करनी है। थ्योरम कर लेते हैं, जिसमें आपसे कहा जा रहा है प्रूव दैट इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल इन मेजर। आपसे कह रहे हैं कि प्रूव कीजिए, साबित कीजिए कि अगर ट्राइंगल के दो एंगल आपस में अनइक्वल हैं मेजर में, तो द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर देन द साइड अपोजिट टू द स्मॉलर एंगल। आपसे कह रहे हैं जो साइड अपोजिट है ग्रेटर एंगल के वो लॉन्गर है उस साइड के जो कि स्मॉलर एंगल के अपोजिट साइड है उससे। ठीक है, अब क्या कहना चाहते हैं कि भाई जो एंगल है ना बड़ा, उसके अपोजिट जो है वो ग्रेटर साइड है, तो वो बड़ी है उस साइड से जो स्मॉलर एंगल के अपोजिट साइड है। ठीक, ये आपने यहाँ पर प्रूफ करना है। अब तो कह रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, अब ट्राइंगल ए बी सी गिवन आपको है, उसमें मेजरमेंट एंगल बी इज ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल सी। अब ये हमें गिवन क्यों है, क्योंकि देखिए इफ के बाद जो स्टेटमेंट होता है ना वो आपको गिवन होता है। कह रहे हैं इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल इन मेजर, अगर ट्राइंगल के दो एंगल हैं वो मेजर में अनइक्वल हैं, तो ये अनइक्वल है, यानी मेजरमेंट एंगल बी को हमने ग्रेटर ले लिया मेजरमेंट एंगल सी से, ये हमें गिवन है चीज़। हमें प्रूफ क्या करना है कि भाई अपोजिट जो है लॉन्गर साइड के जो अपोजिट साइड है वो स्मॉलर एंगल के अपोजिट साइड से ग्रेटर है।
अब अगर हम कंसिडर कर लेते हैं ग्रेटर साइड है, ठीक है, ये हमारे पास बड़ी है क्योंकि इसके अपोजिट एंगल बड़ा होता है 90 डिग्री, ठीक है, तो ये बड़ा एंगल है, तो बड़े एंगल के अपोजिट जो ग्रेटर साइड है ये स्मॉलर एंगल है, तो इस स्मॉलर एंगल के अपोजिट साइड से ये साइड बड़ी है, यहाँ पर आपने साइड्स को ग्रेटर प्रूफ करना है, ठीक है। तो मेजरमेंट ए सी इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ए बी, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं खुद से, ये कंस्ट्रक्शन हम जो कर रहे होते हैं इसी के जो है थ्रू हम प्रूफ कर रहे होते हैं किसी भी थ्योरम को। अब कंस्ट्रक्शन है हमारी, ये एक हमने सिंपल सा ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग है, हमें पता है कि भाई ये एंगल ग्रेटर है तो इसके साइड अपोजिट एंगल जो साइड है वो ग्रेटर है, तो ए सी ग्रेटर है ए बी से, ठीक है, क्योंकि स्मॉलर एंगल है, स्मॉलर एंगल के अपोजिट जो स्मॉलर साइड, ग्रेटर एंगल के अपोजिट ग्रेटर साइड, ठीक है। तो ग्रेटर साइड जो ए सी है वो बड़ी है जो है मेजरमेंट ए बी से। अब ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। अब इसके लिए जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कि मेक एंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, यानी आपने एक एंगल बनाना है, ये एंगल सी जितने भी मेजर का हो, जितना भी इसका जो है वो एंगल हो, तो आपने ए बी यहाँ से आपने एक एम ड्रॉ करना है, ए बी एम, यानी ये जो एंगल ए बी एम है, ए बी एम, ये एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक है, यानी जितना ये एंगल है उतना ही ये ए बी एम हो, ये बी पूरा नहीं, ए बी एम क्यों कहते हैं, जब हम एक एंगल, ये पूरा बी है लेकिन अगर हम इस एंगल को हाफ कट कर देते हैं तो यहाँ ए है और यहाँ पर अगर एम है तो हम इसे ए बी एम पढ़ेंगे, ए बी एम, सिर्फ बी नहीं पढ़ सकते हम इसे, ठीक है। तो ए बी एम को हमने कॉन्ग्रुएंट ले लिया एंगल सी के, और वहाँ से हमने एक और काम किया कि हमने अब ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन गया और ये एक अलग एंगल बन गया ए बी एम, और ये एक अलग एंगल बन गया बी एम सी, ठीक है, एम बी सी, सॉरी एम बी सी, एक अलग एंगल बन गया। अब आपने अगेन यही कंस्ट्रक्शन में आपने कंटिन्यू किया कि ड्रॉ बी एन, आपने बी और एन ड्रॉ किया, और ये बी और एन क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है, बी एन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम बी सी, एंगल जो एम बी सी है ना, इसको आपने बाइसेक्ट किया, मतलब दो बराबर हिस्सों में कट किया, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर हैं। एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को दो इक्वल हिस्सों में कट कर देता है, तो यहाँ से एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ गए, क्योंकि आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया एम बी सी पर, और एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, ये भी हमने यहाँ पर अपने कंस्ट्रक्शन में कह दिया, ठीक। अब प्रूफ करते हैं स्टेटमेंट और रीजंस देकर। सबसे पहले हम कह रहे हैं कि एंगल ए एंड बी इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल सी, ट्रायंगल सी बी एन। अब देखें, मैं आपको अलग अलग ट्रायंगल बना के दिखाती हूँ जिस तरह कहा जा रहा है, ये एन ए, मैं अभी एम ने ड्रॉ कर रही, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए आपको ये पॉइंट। अब आपसे कह रहे हैं ए एंड बी एन एंगल, ये वाला एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल है किसका, ट्रायंगल सी बी एन, ये ट्रायंगल सी बी एन है ना, इसका एक्सटीरियर एंगल है। अब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है भाई, देखिए कोई भी ट्रायंगल आपने कंसीडर किया, अब ये ट्रायंगल के अंदर वाले सारे इंटीरियर एंगल हैं, और ये अगर बाहर, अगर आप किसी साइड को एक्सटेंड कर दें तो ये बाहर बनने वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है। तो मैं इसे अगर नाम दूँ ए बी सी का, ठीक है, और इसको नाम दूँ मैं यहाँ से एंगल डी का, तो देखें इसको एंगल ए, इसको एंगल बी, इसको एंगल सी, और ये एंगल डी है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है डी, ये एंगल ए, इंटीरियर एंगल ए और इंटीरियर एंगल बी के सम के बराबर होगा, यानी ये आपने पोस्टुलेट याद रखना है कि एक्सटीरियर एंगल अपोजिट साइड्स पे जो एंगल्स मौजूद होते हैं इंटीरियर, उनके सम के बराबर होता है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर भी यूज़ करनी है, ठीक है। हमने कहा कि ए एन बी एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल सी बी एन का, ये ट्राइंगल सी बी एन है ना भैया, एक्सटीरियर एंगल एक साइड एक्सटेंड की यहाँ से एंगल एन, ये किसके सी बी एन ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। अगर तो ये एक्सटीरियर एंगल है
तो मेजरमेंट एंगल ए एंड बी, अब ए एंड बी, ये जो ए एंड बी एक्सटीरियर एंगल, यानी यहाँ मैंने एक्सटीरियर एंगल को डी कहा था, यहाँ पे मैं एक्सटीरियर एंगल को कह रही हूँ ए एंड बी, ए एंड बी, एंगल एन की बात हो रही है, तो ये अपोजिट साइड्स के एंगल्स के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पर एंगल है सी, तो ये मेजरमेंट एंगल सी के, और यहाँ पर जो एंगल था वो था 1, क्योंकि आपने जो एन ड्रॉ किया था और ये एम था अगर, तो ये एंगल 1 था और ये एंगल ये एंगल 2 था, ये 1 था ये 2 था, तो ये मेजरमेंट एंगल 1, यानी जो ए एन बी है ये एक्सटीरियर एंगल है, और इसका मतलब ये बराबर है अपोजिट या इंटीरियर एंगल्स के सम के, जो अपोजिट साइड है ना, इसकी अपोजिट साइड के जो एंगल्स है ना उनके सम के। तो यहाँ एंगल सी और एंगल 2 है, तो मेजरमेंट एंगल सी और मेजरमेंट एंगल 1 के सम के बराबर है। यही चीज़ हमने यहाँ की कि मेजरमेंट एंगल ए एंड बी बराबर है मेजरमेंट एंगल सी प्लस मेजरमेंट एंगल 2। अब हमने ये बात कंस्ट्रक्शन में कही है कि मेजरमेंट एंगल 2 और मेजरमेंट एंगल 1 दोनों क्या है, इक्वल हैं। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो मेजरमेंट एंगल 2 की जगह हम मेजरमेंट एंगल 1 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ मेजरमेंट एंगल 1 भी लिख दिया, हमने यहाँ पर रीज़न भी दे दिया कि हम क्यों लिख रहे हैं, हमारी कंस्ट्रक्शन है इसलिए। अब एंगल सी की देखें, अब हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि एंगल सी कंस्ट्रक्शन में कि हमारा एंगल सी जो है ए बी एम के बराबर है, यानी हमने एंगल सी जो ये जो एंगल ए बी एम ड्रॉ किया था, ये एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट ड्रॉ किया था, यानी जितना एंगल सी था उतना हमने ए बी एम ड्रॉ किया था, यानी ये इसके बराबर है। तो एंगल सी की जगह हम लिख सकते हैं, ये ऐसे ही रहा, एंगल सी की जगह हम लिख सकते हैं मेजरमेंट एंगल ए बी एम के। ठीक है, तो हमने सी की जगह मेजरमेंट एंगल सी की जगह वही एंगल ए बी एम लिख दिया, बाकी मेजरमेंट एंगल 1 हमने ऐसे ही रखा। अब ज़रा गौर करें, ये मेजरमेंट एंगल ए बी एम और यहाँ पर मेजरमेंट एंगल 1 है, ये मेजरमेंट एंगल ए बी एम ये है, और ये मेजरमेंट एंगल 1, इन दोनों का अगर हम सम करें तो ये ए बी एन के बराबर है। किसके बराबर है? ए बी एन के, दोनों को अगर हम सम करें तो एंगल ए एन बी इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल ए बी एन के बराबर है। ए एन बी किसके बराबर है? ए बी एन के बराबर है। अब कैसे ही मैंने आपको बता दिया था कि भाई ए बी एम और ये एंगल 1, इन दोनों का अगर हम सम करें तो ये ए बी एन के बराबर आ रहा है, एंगल ए बी एन के बराबर है इन दोनों का यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसकी जगह लिख दिया और रीज़न हमने यहाँ पर दे दिया। अच्छा, ये एंगल सी ए बी एम के बराबर है, हमारी कंस्ट्रक्शन थी, हमने फिर रीज़न दे दिया और फिर एंगल एडिशन पोस्टुलेट, एंगल की एडिशन पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग एंगल ए बी एम एंगल 1 के बराबर है, तो एंगल ए बी एम प्लस 1 बराबर है एंगल ए बी एन के, यानी मेजरमेंट एंगल ए बी एम और एंगल 1 दोनों ऐड करें तो ये ए बी एन एंगल बन रहा है। ठीक, अब अगर ये दोनों ये अब यहाँ देखें, अब वापस ट्रायंगल पर आ जाएं तो यहाँ लिखा हुआ है मेजरमेंट एंगल ए एन बी, यह है ए एन बी, ए एन बी किसके इक्वल है? एंगल ए बी एन के, यानी अब हम सिर्फ ए और एन और इसकी बात करते हैं, एम को भी भूल जाएं, ये एन है ये बी है, ए बी एन ए एन बी के बराबर, यानी ये एंगल भी बराबर आ गए, क्योंकि भाई दोनों ट्राइंगल्स की साइड बराबर है, एंगल्स बराबर है ना, ए बी एन बराबर है, ए एन भी बराबर है, तो साइड भी बराबर हुई। अब साइड बराबर हुई तो ए बी किसके बराबर हुई? ए एन के, कॉन्ग्रुएंट हुई ए एन के। अब ट्राइंगल्स आपने इक्वल प्रूफ कर दिया, यहाँ पर एंगल, जब एंगल इक्वल हो तो साइड इक्वल होती हैं, अब साइड इक्वल हो तो एंगल इक्वल होते हैं, तो दोनों एक दूसरे के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने यहाँ प्रूफ कर दिया था एंगल बराबर है दोनों, ए एन बी ए बी एन के बराबर है, तो ए बी साइड ए एन साइड के भी तो बराबर होगी। ठीक है, अब अगर ए बी साइड ए एन साइड के बराबर है तो जो मेजरमेंट ए सी है, अब ये ए, अब इस सी को दोबारा एक्सटेंड करेंगे, सी था। ठीक है, अब देखेंगे एक्स्ट्रा है, ये पूरी साइड तो ए बी है, बट ये ए बी और ये एन सी दोनों को जमा करें तो ए सी बन रहा है, यानी ए सी किसके बराबर है? ए एन प्लस एन सी, इसके बराबर है ए सी। तो आपने कहा कि जो साइड ए सी है ग्रेटर है मेजरमेंट साइड ए बी के,
अब कैसे है बड़ी है भैया, आप जानते हैं ना भाई, AC साइड तो AN और NC का सम है, यानी कि वो साइड यकीनन बड़ी है। तो हमने ये कहा यहाँ पर मेजरमेंट AC इज ग्रेटर देन मेजरमेंट AN। मेजरमेंट जो AC है वो मेजरमेंट AN से ग्रेटर है। अब AC ग्रेटर है AN से, हाँ भाई AC ग्रेटर है, तो AC ग्रेटर हुई किससे, AB से भी ग्रेटर हुई, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है। अगर AC AN से ग्रेटर है तो AC AB से भी ग्रेटर होगी। ठीक, यहाँ इस तरह से हमने जो है वो साइड्स को ग्रेटर प्रूव किया कि ट्राइंगल में जो ग्रेटर एंगल है उसके अपोजिट साइड लॉन्गर है बनिस्बत उसके जो स्मॉलर एंगल है उसके अपोजिट स्मॉलर साइड के। ठीक, ये था थ्योरम नंबर 12.1.2। अच्छा, नीचे आपको कुछ अहम बातें बताई गई हैं जिनको हम स्टडी कर लेते हैं साथ साथ। कह रहे हैं द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल इज लॉन्गर देन ईच ऑफ द अदर टू साइड। आपने याद रखना है कि जो हाइपोटेनियस है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का वो हमेशा दूसरी साइड से बड़ा होगा। इफ इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है, वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से छोटा हो, मतलब तो वो ट्राइंगल कहलाता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है द साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल, जो साइड आपने ऑब्ट्यूज एंगल के अपोजिट बनाया है इज लॉन्गर देन ईच ऑफ द अदर टू साइड, वो दोनों साइड से जो दूसरी दो साइड्स होंगे उनसे ग्रेटर होगा, लॉन्गर होगा। ठीक है, अच्छा जी, दो ही पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए थे। आई होप आपको ये थ्योरम भी समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है सेक्शन बी का, उसमें जो थ्योरम मौजूद है वो थ्योरम है क्वेश्चन नंबर 11 का, द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, प्रूव इट। ये आपने थ्योरम करना है, ये है 12.1.3। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको समझाती हूँ थ्योरम 12.1.3 यूनिट नंबर 12 का आपको मैं करवाने जा रही हूँ। इसमें आपसे कह रहे हैं द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। कह रहे हैं आपसे कि ट्राइंगल है मौजूद, उसकी आप किसी भी दो साइड्स की लेंथ का सम करें। ठीक है, वो हमेशा बड़ा आएगा थर्ड साइड से, यानी आप कभी इन दोनों का सम करें तो इससे बड़ा आएगा, इन दोनों साइड्स का सम करें तो इससे बड़ा आएगा, इन दोनों साइड्स का सम करें तो इससे बड़ा आएगा। ठीक है, तो आपने ये प्रूफ करके दिखाना है। अब सबसे पहले हमें जो गिवन है वो है ट्राइंगल ABC, जो कि हमने यहाँ ड्रॉ भी कर लिया, क्योंकि मैं आपको ऐसे समझाऊंगी तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब आपने प्रूफ क्या करना है, अच्छा ट्राइंगल की भाई 3 साइड्स हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि इन दोनों का सम करें तो इससे बड़ा है, तो आपने यही लिखा कि मेजरमेंट AB प्लस मेजरमेंट AC, आपने AB और मेजरमेंट AC का सम किया तो मेजरमेंट BC के सम से बड़ा आया, सॉरी मेजरमेंट BC से बड़ा आया। इसी तरह मेजरमेंट AB और मेजरमेंट BC साइड का आपने सम किया तो AC साइड से बड़ा आया या CA साइड से बड़ा आया। ठीक है, इसी तरह मेजरमेंट AC और मेजरमेंट AC और BC साइड का आपने सम किया तो वो CA तो वो AB साइड से बड़ा आया। ठीक है, AC और BC साइड का सम किया तो AB से बड़ा आया। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। अब उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन की। अब ये तो हमारा ट्राइंगल बना हुआ था। ठीक है, अब हमने कंस्ट्रक्शन क्या की, हमने प्रोड्यूस किया BA to D, हमने BA को मज़ीद प्रोड्यूस किया AD में, और AD कॉन्ग्रेंट है किसके, AC के, यानी जितना AC है, जितना AC की लेंथ है उतना मैंने AD बनाया, उतना AD को मैंने बनाया। अब AC की लेंथ ये थी तो AC की लेंथ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर AD को ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद AD और AC दोनों कॉन्ग्रेंट साइड्स हैं। अब हमने ड्रॉ कर दिया DC, D को हमने C से यहाँ पर मिला दिया।
अब ये देखेंगे ट्राइंगल वैसा बन गया जैसा था, ठीक है। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। अब प्रूफ करें तो प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपनी ट्राइंगल ए डी से, जो हमारी ट्राइंगल हमने कंस्ट्रक्ट की है। ट्राइंगल ए डी सी में ए डी कॉन्ग्रेंट है ए सी के, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। ए डी ए सी के कॉन्ग्रेंट है। अच्छा, देखने में तो नहीं लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, बट ए डी ए सी के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। अगर ए डी और ए सी कॉन्ग्रेंट हैं तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, क्योंकि भाई ये साइड और ए डी साइड और ए सी साइड, ए डी साइड और ए सी साइड कॉन्ग्रेंट है। अब किसी भी ट्राइंगल की दो साइड जब कॉन्ग्रेंट हो तो दोनों जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, यानी एंगल 2 एंगल 1 के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। अब बट मेजरमेंट एंगल बी सी डी ग्रेटर है मेजरमेंट एंगल 1 के। अब देखेंगे बी सी और डी एंगल है, ये पूरा एंगल 1 से ग्रेटर है। हाँ भाई, पता चल रहा है भाई। बी सी डी की बात करें, बी सी डी ये पूरा एंगल है और एंगल 1 छोटा है, तो बी सी डी इज ग्रेटर देन एंगल 1। अच्छा जी, बी सी डी क्यों ग्रेटर है? क्योंकि बी सी डी जो एंगल है वो मेजरमेंट बी सी ए और एंगल 1 के सम के बराबर है। बी सी डी ये पूरा बी सी और डी एंगल 1 के और बी सी ए के सम के बराबर है। और इसी तरह बात करें बी सी डी ग्रेटर देन एंगल 2, इसी तरह बी सी डी अगर एंगल 1 से ग्रेटर है तो एंगल 2 से भी ग्रेटर होगा। भाई क्यों ग्रेटर होगा एंगल 2 से? क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर है। अब जब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो बी सी डी अगर एंगल 1 से बड़ा है तो बी सी डी एंगल 2 से भी बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा जी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई ए ग्रेटर है बी से और बी ग्रेटर है सी से, तो ए ग्रेटर सी से भी होगा, ठीक। इन ट्राइंगल बी डी सी, अब ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम बी डी सी की, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम। ट्राइंगल बी डी सी जो मेजरमेंट बी डी है, यानी बी डी जो साइड है हमारी, ठीक है, वो ग्रेटर है बी सी साइड से। बी डी जो साइड है वो बी सी साइड से ग्रेटर है। अब क्यों ग्रेटर है? ग्रेटर एंगल हैज़ ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। अब ये एंगल ग्रेटर प्रूफ हुआ था, तो जब ये एंगल ग्रेटर प्रूफ हुआ तो इसके अपोजिट भी ग्रेटर साइड होगी, तो बी डी साइड ग्रेटर हुई ना बी सी साइड के, ठीक है। तो यही बात हमने यहाँ कही कि ग्रेटर एंगल हैज़ ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। अब बात करें मेजरमेंट बी डी की, ये जो बी डी हमने यहाँ ग्रेटर प्रूफ किया है, तो मेजरमेंट बी डी किसके बराबर है? मेजरमेंट बी डी किसके बराबर है? मेजरमेंट ए बी प्लस मेजरमेंट ए डी के, दो साइड्स के बराबर है, ठीक है। अब और हमने ही कहा था ए डी, यहाँ हम लिख देंगे बाय कंस्ट्रक्शन मेजरमेंट ए डी कॉन्ग्रेंट टू मेजरमेंट ए सी। ए डी ए सी के कॉन्ग्रेंट है, तो ए डी की जगह हमने ए सी भी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर ए सी लिख दिया, मेजरमेंट ए सी। अब देखें यहाँ पर मेजरमेंट ए बी मेजरमेंट ए सी दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, वो ग्रेटर है किससे? मेजरमेंट बी सी से। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी डी, आपने बी डी की वैल्यू को पुट कर दिया, बी डी की वैल्यू को। अब बी डी की वैल्यू क्या है देखें, इसको बहुत अच्छे से समझें, मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। मेजरमेंट बी डी इक्वल है मेजरमेंट ए बी प्लस मेजरमेंट ए डी के, ठीक है। ये बी डी की वैल्यू है हमारी, ठीक है। अब ए डी को मैंने आपको बताया कि ए डी किसके इक्वल है? ए डी मेजरमेंट ए डी आपने कंस्ट्रक्शन में कहा था कि कॉन्ग्रेंट है किसके? मेजरमेंट ए सी के, क्योंकि ए डी जितना था उतना ए सी था, उतना ए डी ड्रॉ किया था आपने, तो कॉन्ग्रेंट है। तो ए डी की जगह हमने क्या पुट कर दिया? ए डी की जगह हमने मेजरमेंट ए सी पुट कर दिया, ठीक है। अब ज़रा गौर करें, वापस इस आए, मेजरमेंट बी डी इज़ ग्रेटर दैन मेजरमेंट बी सी। अब ये हमने कैसे प्रूव किया? ग्रेटर एंगल हैज़ ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। अब बी डी की वैल्यू क्या आई? मेजरमेंट ए बी प्लस मेजरमेंट ए सी, तो हमने वापस इस वैल्यू को यहाँ पुट किया है, मेजरमेंट ए बी और मेजरमेंट ए सी किसकी वैल्यू है? बी डी की, तो बी डी की जगह पुट किया और ग्रेटर देन किससे आ गई है? बी सी से,
ठीक, तो हमारा पहला प्रूफ हो गया, मेजरमेंट ए बी प्लस मेजरमेंट ए सी इज ग्रेटर देन मेजरमेंट बी सी। बात समझ में आ गई। इसी तरह अगर ये जो है वो बड़ा है तो बाकी दो साइड्स भी क्या होंगी, अब प्रोसेस के थ्रू हम सॉल्व करें तो वो भी इक्वल ही आएंगे। तो हमने सिमिलरली लिख लिया, वी कैन प्रूव दैट, हम प्रूव कर सकते हैं कि मेजरमेंट ए बी प्लस मेजरमेंट बी सी इज ग्रेटर देन मेजरमेंट सी है। ठीक है, इसी तरह मेजरमेंट ए सी प्लस मेजरमेंट बी सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन मेजरमेंट ए बी। ठीक है, बाय द अबव प्रोसेस के थ्रू। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की बहुत ईजी करके आपको समझाऊँ, बहुत ईजी वर्डिंग में, और जो है वो आपको यहाँ पर फिगर भी समझ में आ जाए, यहाँ पर बाकी पोस्टुलेट्स जो दिए हुए वो तमाम समझ में आए, कंस्ट्रक्शन भी समझ में आए, स्टेटमेंट रीजंस भी समझ में आए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखें, इसके साथ कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं थ्योरम, इससे पहले की एग्जांपल्स हैं, मैं इसलिए पढ़ा देती हूँ ये साथ में कि इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। तो देखिए एग्जाम्पल 1 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लेंथ ऑफ द साइड्स फ्रॉम अ ट्राइंगल। आपसे कह रहे हैं कि कौन सी जो यहाँ पे कौन से सेट्स हैं जिनकी लेंथ जो है वो ट्राइंगल की साइड्स को फॉर्म कर रही है। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3, 4 एंड 5। तो सिंस 3 + 4 इज ग्रेटर देन 5, देखें ग्रेटर हो रहा है। इसी तरह 3 + 5 इज ग्रेटर देन 4, इसी तरह 4 + 5 इज ग्रेटर देन 3। आपने इसी तरह से तीनों को प्रूफ कर दिया। ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं और तीनों साइड में से अगर 2 साइड का सम कर रहे हैं तो वो थर्ड साइड से ग्रेटर आ रहा है, 2 साइड का सम कर रहे हैं थर्ड से ग्रेटर आ रहा है, 2 साइड्स का सम कर रहे हैं थर्ड से ग्रेटर आ रहा है। तो द सम ऑफ द 2 साइड्स ऑफ ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक, thus the given set of lengths form a triangle। तो ये ट्राइंगल को जो है वो फॉर्म करेंगे। इसी तरह एग्जाम्पल 2 है 4, 5 एंड 4.5। तो देखिए 4, 5 का सम किया तो 4.5 से ग्रेटर, 5 + 4.5 का सम किया तो 4 से ग्रेटर, 4.5 + 3 का सम करेंगे तो 4 से ग्रेटर आएगा। thus the given sets of length form a triangle। ठीक है, तो जब ये चीज़ प्रूव हो जाती है तो यकीनन वो एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। थर्ड में आपसे कह रहे हैं 60 मिलीमीटर, 80 मिलीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अब आपने मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है क्योंकि यूनिट का सेम होना मस्ट है, अदरवाइज आपका आंसर भी गलत आएगा। तो आपने कहा 10 मिलीमीटर इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर के, तो 80 मिलीमीटर 8 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। इस तरह 60 मिलीमीटर 6 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 8 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में आ गए। अब आपने 2 साइड्स का सम किया थर्ड से ग्रेटर आया, फिर 2 साइड्स का सम किया थर्ड से ग्रेटर आया, देन जो रिमेनिंग साइड्स बची हुई थी 2, उनका सम किया तो वो भी थर्ड से ग्रेटर आया। थर्ड द गिवन सेट्स ऑफ लेंथ फॉर्म आर ट्राइंगल। ठीक, अब एक एग्जाम्पल यहाँ 4 दी हुई नहीं है, वो आप खुद से कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, या हो सकता है ना भी आए, और अगर नहीं आता तो वो ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर रहे हैं पॉइंट्स। ठीक है जी, एग्जाम्पल 2 है बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ द अबव थ्योरम डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लेंथ ऑफ द साइड्स फॉर्म आ ट्राइंगल। आपने इसी आइडिया के थ्रू ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो ट्राइंगल फॉर्म कर रही हैं। तो 2, 4 एंड 7, 2, 4 एंड 7, 2 + 4 इज लेस देन 7। ठीक है, इस तरह 4 + 7 इज ग्रेटर देन 2, 7 + 2 is greater than 4, but thus this type of sets of length cannot form a triangle। अब एक जो है वो ग्रेटर नहीं आई है तो ये भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेगा, इस पॉइंट्स जो हैं वो ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेंगे। एग्जाम्पल 2 दी हुई है 5.5, 5 एंड 9.5। तो 5.5 + 5 9.5 से ग्रेटर है, 5 + 9.5 is also greater than 5.5 and 9.5 and 5.5 is also greater than 5। thus the गिवन सेट्स ऑफ लेंथ फॉर्म अ ट्राइंगल। ठीक है, इसी जो हमारा थ्योरम था इसी को यहाँ पर हमने प्रूव करके जो है वो चंद बताया कि ट्राइंगल फॉर्म होगा या नहीं होगा। अब आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, ए है 3 सेंटीमीटर, बी है 4 और सी है 5 सेंटीमीटर। अब आप खुद से बताइए कि ये ट्राइंगल फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। आपने क्या करना है, ए + बी का सम करना है, सी से ग्रेटर आना चाहिए, फिर ए और सी का सम करना है वो बी से ग्रेटर आना चाहिए। इसी तरह ए और बी और सी का सम करना चाहिए, ए से ग्रेटर आना चाहिए। अगर तो आ जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप मुझे सॉल्व भी करके दिखा सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि जस्ट आपने
लिख के बताना है इसी तरह से सिंपल सा, ठीक है, कि ट्रायंगल फॉर्म होगा या नहीं होगा। ये एक्टिविटी मैं आपको देती हूँ, ठीक है। बिल्कुल ऐसे एग्जाम्पल्स के थ्रू आपने सॉल्व करना है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।